हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी ओलंपियाड से रिलेटेड। बायोलॉजी ओलंपियाड हर एक साल नवंबर में होता है और इसके जो फॉर्म आएंगे सितंबर की मिड तक आ जाएंगे। यहाँ पर बायोलॉजी ओलंपियाड जो होता है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस में होता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। पहला जो स्टेज होता है वो NSE होता है। अच्छा, बायोलॉजी ओलंपियाड बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो ये 4 सब्जेक्ट का यहाँ पर होता है। तो आज के सेशन में मैं NSEB यानी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी, इस फर्स्ट स्टेज के बारे में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, जो फ्रॉम टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT क्लास 11th उससे आया हुआ। तो इसके क्वेश्चन में 2013 से लेकर जो 2019 अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इन सब क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करने वाला। तो चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल सर्व एज ए रोल इन टेम्परेचर बफर इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो है ये टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है, क्योंकि ये डुअल रोल है। अगर फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है, जैसे लो टेम्परेचर हो गया, तो लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। आप लोग को मालूम होगा फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन ये डिक्रीज हो जाता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर किसका रोल है, कोलेस्ट्रॉल का। इसी तरीके से अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको डिक्रीज करना है तो कोलेस्ट्रॉल वो करता है। तो इनका अब मतलब जिस तरह का जैसा रोल है, अगर लो टेम्परेचर पे ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं और हाई टेम्परेचर फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन होगा सेकेंड, इट रेजिस्ट द फ्लूइडिटी चेंजेस एट ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में जब फ्लूइडिटी बहुत कम हो जाता है उसको रजिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इट एडजस्ट द चेंज इन द पीएच, ये इसका कोई मतलब नहीं है इससे। इट एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एट ऑल द टेम्परेचर, नहीं, ऑल द टेम्परेचर पे मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। ये इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इट प्रमोट क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड एट इंक्रीज टेम्परेचर, तो इंक्रीज टेम्परेचर पे क्लोज पैकिंग करेंगे, ये सही है। रिक्वायर फॉर मेम्ब्रेन टू सॉलिडिफाई, तो ये क्लोज पैकिंग हाई टेम्परेचर पर ये करते, ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन। तो पहला तो ये सही है, लेकिन इंक्रीजेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई ये नहीं करते, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर होगा इसका सेकेंड। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गिविंग इंडिविजुअलिटी टू सेल हैव टू बी मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो हर एक सेल के ऑर्गेनेल, सेल का और सेल के ऑर्गेनेल का अलग होता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना हुआ और ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, 2 लेयर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ एसोसिएटेड होते हैं, एक्सटेंसिक प्रोटीन बोलते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ दोनों लेयर को क्रॉस किए रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेमिना की तरफ रहते हैं, ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेमिना मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पर ये हो गया एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेमिना और ये हो गया साइटोप्लाज्मिक लेमिना। तो ये जब एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेमिना की तरफ हर एक प्रोटीन अलग रहते हैं, तो ताकि अलग अलग ये लाइगेंड से बाइंड कर सकें। हर एक ऑर्गेनेल अपना स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ बाइंड करता है, यानी सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इंटीग्रल प्रोटीन ऑन एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लेमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक केराटिन,
केरेटिन यही फर्स्ट ऑप्शन, ये फंक्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये साइटोप्लाज्म में रह सकता है, यहाँ पर ये पॉसिबल है। इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर हेरिडेटरी मटेरियल, यस, ये इनमें यहाँ पर कुछ डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व्ड फूड मटेरियल पर्टिकुलरली इन ओवा, तो ये स्टोरेज रिजर्व फूड की तरह भी काम कर सकते हैं ओवा में, लेकिन कौन सा नहीं है काम, नॉट ए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये फर्स्ट ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ कैरेटीन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम, तो ह्यूमन क्रोमोसोम के कौन पार्ट नहीं है? सेंट्रियोल इज ए ऑर्गेनेल, ये पार्ट नहीं है। बाकी हिस्टोन यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में रहता है। क्रोमेटिन जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ फॉर्म कर एसोसिएट होता है तो वो न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है जो कंडेंस करता है, तो ये हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होगा, ये बनाता है क्रोमेटिन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम, ये भी रहेगा। सेंट्रोमेर जो दोनों आर्म को कनेक्ट करते हैं, इनको सेंट्रोमेर बोलते हैं, ये भी पार्ट होगा। तो आंसर फर्स्ट होगा, सेंट्रियोल इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड आर अलाउड टू रेप्लिकेट इन द सेम मैनर, देन बैक्टीरिया जीनोम रेप्लिकेट फास्टर, ब्लास्टिक जीनोम रेप्लिकेट फास्टर। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट होगा, क्योंकि प्लाज्मिड जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया डीएनए के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। प्लाज्मिड हार्डली 5 to 6 किलो बेस का होगा, ठीक है, लेकिन जीनोम कितना होता है? जीनोम का साइज ई कोलाई का 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर है, यानी किलो बेस में करें तो 4600 किलो बेस पेयर है। तो ये प्लाज्मिड के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, तो प्लाज्मिड जल्दी रेप्लिकेट कर लेगा और जीनोमिक डीएनए को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ टेक इक्वल टाइम्स, नहीं, ये भी रॉन्ग है। स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन डिपेंड ऑन ATGC, नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी किसको चाहिए? डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, नन ऑफ दिस। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को एनर्जी चाहिए होता है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, विच डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट आ रहे हैं, मैक्रोफाज आर वाइट ब्लड सेल्स दैट phagocytose any foreign bodies, while plasma cells are effector B cells that produce antibodies. When these two cells type are activated, the predominant organelle at work will be respectively. देखिए, फेगोसाइटोसिस करता है कौन? वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफाजेस, और फेगोसाइटोसिस का मतलब है टू ईट फॉरेन बॉडी, टू ईट फॉरेन बॉडीज, पैथोजन को या सेल्फ को भी ईट कर सकता है, जिसको हम लोग ऑटोफैजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इसको ईट करना है तो उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होगा लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम इसका फर्स्ट आंसर, ठीक है। ये फेगोलाइसोसोम्स फॉर्म करेगा, ठीक है, जिससे लाइसोसोम्स और फेगोसोम्स के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पैथोजन है, उनको उनके ऊपर एक्ट करेगा लाइसोसोम्स का एंजाइम, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फेगोलाइसोसोम्स। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन देख लेते हैं अब यहाँ पर इफेक्टर सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, और प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडी बाहर की तरफ सिक्रीट होता है जो कि प्रोटीन है, और सिक्रेटरी प्रोटीन्स में पार्टिसिपेट करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेटरी बॉडीज में गोल्जी बॉडी में जाएगा, और गोल्जी बॉडी से ये फिर डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जा सकता है, जैसे लाइसोसोम में, सेल मेम्ब्रेन में, या आउटसाइड ऑफ सेल एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस में। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27, ए कल्चर मीडियम कंटेनिंग सेल इन द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, a marker molecule capable of binding to the newly synthesizing cellulose molecule was added.
द मार्कर विल appear in। ओके, एक कल्चर प्लेट है, एक कल्चर प्लेट है, पेट्री डिश कह सकते हैं, जिसमें आपने एक्सटर्नल मीडिया रखा हुआ और यहाँ पर सेल हैं, कुछ सेल्स हैं। वो सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सेल्स प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स हैं। अब ये प्लांट सेल्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 5 बनाएंगे, इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस मीडियम में हम लोगों ने एक मार्कर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया है जो सेलुलोज को बाइंड करता है, सेलुलोज के साथ लिंक हो जाता है और इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है सेलुलोज को। तो सपोज एंटीबॉडीज की तरह से हम लोग समझ लें कि एक एंटीबॉडीज है जो सेलुलोज जहाँ पर रहेगा वो बाइंड कर जाएगा वहाँ पर। तो सेलुलोज कहाँ पर होगा, क्या प्राइमरी सेल वॉल बनेंगे? आंसर है यहाँ पर सेलुलोज प्रेजेंट होगा या तो प्राइमरी सेल वॉल में, और प्राइमरी सेल वॉल के अलावा ये सेकेंडरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट हो। प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। प्राइमरी सेल वॉल में क्या रहेगा, सेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज में जब पैक्टिन ऐड हो जाएगा या लिग्निन ऐड हो जाएगा या ऑयल या गम, तो उससे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएंगे। तो प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज है सिर्फ और सेकेंडरी वॉल में सेल वॉल प्लस ये है, तो दोनों जगह सेलुलोज है, इसलिए दोनों जगह ये हो। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, हाइपोथेसिस दैट क्लोरोप्लास्ट आर द डिसेंडेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल बैक्टीरिया is evident from the fact that choose the following most appropriate, both are green in color। तो ये सिर्फ ग्रीन होना ये रीज़न नहीं है कि वो दोनों क्या हो जाए, वो डिसेंडेंट है एक ही जगह से, ये रीज़न नहीं हो सकता सिर्फ। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ऑर्गेनेलेस बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल नहीं होता। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया सेल इज अ सिमिलर टू द क्लोरोप्लास्ट एंड अप्रॉक्सीमेट ऑफ द सेम साइज। यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इज सिमिलर टू द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, उसके साइज का ही बैक्टीरिया होता है और ये दोनों सिमिलर फंक्शन करते हैं। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो है, ये सही ऑप्शन है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही बट इट इज़ नॉट ए ट्रू रीज़न, तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ रीज़न ये नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलेस्ट्रॉल इन द एनिमल मेम्ब्रेन आर करेक्ट? इट रिड्यूस द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट मॉडरेट टेम्परेचर, ये ऑप्शन सही है। मॉडरेट टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, टेम्परेचर इसको फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इट प्रिवेंट द मेम्ब्रेन जेलिंग एट लो टेम्परेचर बाय डिसरप्टिंग क्लोज पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये भी सही है। इट प्रिवेंट किंकिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट ऑल टेम्परेचर, ये इसका फंक्शन नहीं है। इट प्रमोट किंकिंग ऑफ अनसैचुरेटेड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड एट लो टेम्परेचर, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आ जाते हैं कि क्यों इसका फर्स्ट एंड सेकेंड है। देखिए यहाँ पर मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में ऑलरेडी, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है और हाई टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। तो मॉडरेट टेम्परेचर, तो इसमें फ्लूइडिटी को समवॉट रिड्यूस करेगा, ये सही हो सकता है, ये फर्स्ट ऑप्शन। बट सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्रिवेंट मेम्ब्रेन जेलिंग एट लो टेम्परेचर बाय डिसरप्टिंग क्लोज पैकिंग, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लो टेम्परेचर में ये डिसरप्ट कर देता है मेम्ब्रेन जेलिंग को, तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगा, ये सही है। नेक्स्ट आ रही, इट प्रिवेंट किंकिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे ये प्रिवेंट नहीं करता किंकिंग। किंकिंग का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, वो यहाँ से कुछ एंगल चेंज कर जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किंकिंग। और किंकिंग जितना ज़्यादा होगा वो सॉलिड स्ट्रक्चर उतना कम फॉर्म करेंगे, क्योंकि उनमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारे टेम्परेचर पे किंकिंग को ब्लॉक करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर पे कम करेगा किंकिंग और लो टेम्परेचर किंकिंग को इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट प्रमोट किंकिंग ऑफ अनसैचुरेटेड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड लो टेम्परेचर, नहीं, लो टेम्परेचर पे इंक्रीज करता है, इसको भी जस्ट एक्सप्लेन किया। तो आंसर इसका फोर्थ होगा।
नेक्स्ट आ रहा है इन ए गिवन डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच लेटर रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन सा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो 1 2 3 4 चार रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच है। यहाँ पर 1 2 3 4, यस ये वाला, ये दिख रहा है 1 2 3 4, यस। तो आंसर होगा ये वाला, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे ए मेजर डिस्कवरी इन द सेल बायोलॉजी आर लिस्टेड। सिल्डन एंड सेचवान प्रपोज द सेल थ्योरी, ठीक है। लिवानक डिस्कवर द बैक्टीरिया। गोल्जी स्टेन सेल्स विद सिल्वर नाइट्रेट डिस्कवर गोल्जी apparatus. फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was developed. ओके, तो इनमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट इवेंट इज, ऑर्डर जो होगा सेल्डन एंड सेचवान प्रपोज द सेल थ्योरी, ये इससे पहले ही लिवान हुक ने डिस्कवर कर दिया था बैक्टीरिया, तो ये फर्स्ट होगा। उसके बाद सेल्डन एंड सेचवान आएगा, वो उन्होंने सेल थ्योरी दिया। और गोल्जी स्टेन द सिल्वर नाइट्रेट ऑफ ये ऑर्गेनेल का डिस्कवरी उसके बाद हुआ, थर्ड और फोर्थ नंबर भी है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये, तो ऑप्शन पे आ जाते हैं सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द राइबोजाइम। राइबोजाइम का मतलब होता है वो इंजाइम जो आरएनए है, यानी आरएनए कैन एक्ट एज इंजाइम। तो डिलिंकिंग द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, नहीं ये फंक्शन नहीं है। लिंकिंग द अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड इनटू राइबोसोम, यस। पी साइट और ए साइट प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के ऊपर, और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस, जो पी साइट इसका फुल फॉर्म क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस, ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन जब दोनों रहेगा तो इनमें से आरएनए की ये देखा गया है कि ये एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता, ये आरएनए करता है कैटेलिटिक जो रोल, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जो इनकमिंग टीआरएनए है पी साइट और ए साइट के अमीनो एसिड के साथ में लिंक करने में। तो ये वाला सेकेंड है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, इसका एन टर्मिनस यहाँ पर अटैक करता है और इस अमीनो एसिड को अपने साथ में जोड़ लेता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम पी साइट टू ए साइट कर रहा है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस एंजाइम कर रहा है, जो कि आरएनए नेचर का होता है। आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, टू स्टडी द एबिलिटी टू सीक्रेट ए स्पेसिफिक प्रोटीन, सेल वेर होमोजेनाइज्ड मैकेनिकली एंड ऑर्गेनेल वेर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, विच ऑर्गेनल शैल बी यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर सीक्रेट ए स्पेसिफिक प्रोटीन, प्रोटीन सिक्रेशन, प्रोटीन का सिक्रेटरी यानी सिक्रेटरी प्रोटीन होगा, सिक्रेट स्पेसिफिक प्रोटीन। तो सिक्रेटरी प्रोटीन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से वो सिक्रेट करके या तो लाइसोसोम में जाए या सेल मेम्ब्रेन पर। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन गया है राइबोसोम के साथ एसोसिएट होकर, वही सिक्रेटरी प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब हम लोग होमोजेनाइज करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज़ बहुत बड़ा है और वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है और फॉर्म करता है माइक्रोसोम्स, स्मॉल छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट फॉर्म करते हैं या वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, विच इज कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसोम। आंसर होगा माइक्रोसोम। नेक्स्ट आर व्हेन द कल्चर मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद द रेडियो लेबल्ड सिस्टीन which is sulfur containing amino acid. Okay, the label appear in succession of following cell organelle. तो जहाँ जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वहाँ होगा। अच्छा, तो ये वाला देखिए, ये तो मैंने डिस्कस ही किया है, सिक्रेटरी प्रोटीन की बात कर रहा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से वेसिकल, वेसिकल से लाइसोसोम, और सिस्टीन क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है तो वो पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन चेन में, प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वो रेडियो लेबल्ड है तो वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर फाउंड इन एंड और अटैच टू। तो राइबोसोम कहाँ मिलेगा या कहाँ अटैच रहेगा? तो ये साइटोप्लाज्म में रह सकता है,
उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी रफ। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल में प्रोटीन बनाना है तो वहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में, ये भी क्या है, सेमी ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो देख लेते ऑप्शन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक, नहीं स्मूथ में नहीं होगा, न्यूक्लियस में नहीं होगा। ठीक है, अब आ रहा है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ में नहीं होता। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्म, नहीं न्यूक्लियस में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जहाँ पर प्रोटीन का हेल्प लिया जाता है, ट्रांसपोर्टर का हेल्प लिया जाता है। और ट्रांसपोर्टर क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स हैं जो चार्ज मॉलिक्यूल को पास कराता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे सोडियम है, ये चार्ज है, ये खुद से नहीं जा सकता क्योंकि ये पोलर है और सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर का इंटरेक्शन अनफेवरेबल है, तो ये जब भी पास करेगा तो किसी चैनल के थ्रू पास करेगा। तो ये सोडियम चैनल है। अब यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल और इन साइड में 1 मॉलिक्यूल, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये चला जाएगा। तो जाने के लिए डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन ये खुद से नहीं जाएगा, ये हेल्प चाहिए ट्रांसपोर्टर का। तो इस तरह के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, नहीं, इसके लिए तो एटीपी चाहिए। डज नॉट रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, चाहिए। रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं। अकर थ्रू द सॉल्यूट स्पेसिफिक चैनल, यस, ये सही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इन विच क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रोमोप्लास्ट। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए 3 फॉर्म होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का होता है, और क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं किसी भी प्लांट के पार्ट को, ठीक है, जिसमें रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, कुछ भी कलर हो सकता है, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, तो ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से रेड कलर या किसी अदर कलर में चेंज होने का किसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है टोमेटो। टोमेटो जब कच्चा रहता है तो वो ग्रीन रहता है, और वो ग्रीन से फिर जब वो पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट किया। देखिए बीट भी यहाँ पर रेडिश होता है, ठीक है, तो ये बीट, लेकिन क्योंकि रूट है तो वहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा, वहाँ पर ब्लैक कलर विदाउट क्लोरोफिल है, और वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, रूट में कभी क्लोरोफिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये फ्रूट में टोमेटो, बाकी जो है वो ग्रीन कलर के ही रहते हैं, ये तो वाइट कलर का रहता है फ्लावर। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द 2 सेल। तो 2 सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये प्लांट में होते हैं। एनिमल में इन्हीं को हम लोग जंक्शन, गैप जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा फोर्थ ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा डेस्मोसोम्स, ये भी फैसिलिटेट कराते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। डेस्मोसोम्स 2 सेल को कनेक्ट करते हैं, तो ये डेस्मोसोम्स भी एक फाइन पोर्स फॉर्म करता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। इवन अगर डेस्मोसोम्स नहीं जानते तो गैप जंक्शन थर्ड और फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन है, थर्ड नंबर, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट आ रही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोसिम्बायोसिस। कौन सा इस डायग्राम में एंडोसिम्बायोसिस हो रहा है। तो एंडोसिम्बायोसिस को पहले समझते हैं। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ लिया जाए, तो इसको बोलेंगे एंडोसिम्बायोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब अंदर से कोई मटेरियल को बाहर की तरफ रिलीज कराया जाए। तो बाहर से अंदर की तरफ कौन जा रहा है, फूड जा सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं, ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस नहीं, यहाँ पर सेल वॉल को पंचर करके किया जा रहा है। यहाँ पर स्यूडोपोडियल फॉर्मेशन होता है और सेल मेम्ब्रेन का इंट्रैक्शन होता है, और वो मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है। तो पैथोजन, यस पैथोजन अंदर जा सकता है ये, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के ये।
तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एमीबा। अच्छा, फर्स्ट वाला एमीबा है ये, सेकेंड है बैक्टीरिया, और थर्ड है पैथोजन मैक्रोफाजेस ये, और फोर्थ है यूकैरियोटिक सेल्स ये। तो बैक्टीरिया में एंडोसिम्बायोसिस नहीं होता। एमीबा, मैक्रोफाजेस और यूकैरियोटिक सेल्स इनमें एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस होता है। यानी जितने भी यूकैरियोटिक सिस्टम हैं, चाहे वो एमीबा हो या फिर उसको हम लोग मैक्रोफाजेस कहें, मैक्रोफाजेस में भी ये प्रोसेस, ये भी मैक्रोफाजेस कहाँ प्रेजेंट होगा, ये एक सेल है जो यूकैरियोटिक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसमें एमीबा भी आएगा। एमीबा भी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टेंस है, ये प्रोटोजोन्स है ये, और ये दोनों बैक्टीरियल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई आरएनएस। आरएनएस से कौन अफेक्ट नहीं होगा। आरएनएस क्या है, एंजाइम विच डिग्रेड आरएनए। तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अमाइनो एसिड, टीआरएनए ट्रांसफरेज, ये इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए आरएनएस जो है वो प्रोटीन है, और ये प्रोटीन बेसिकली आरएनए को डिग्रेड करता है। तो इनमें से कौन आरएनए नहीं है, राइबोसोम तो आरएनए इसको डिग्रेड कर सकता है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये भी आरएनए है, यहाँ भी प्रेजेंट होगा आरएनए, क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो उनको आरएनए को डिग्रेड कर सकता है। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है, अमाइनो एसिड टीआरएनए ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, तो इस पर एक्ट नहीं करेगा। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है, ऑल द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर सराउंडेड बाय द वन ऑफ मोर मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो या तो एक या अदर मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये सिंगल स्ट्रक्चर है, पेरोक्सिसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली अप्लाई टू द अमाइनो एसिड डिस्ट्रीब्यूशन इन टिपिकल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन वो एरिया है जहाँ पर हाइड्रोफोबिक रीजन रहता है। तो यहाँ पर वही प्रोटीन क्रॉस करेंगे जिनका हाइड्रोफोबिक बीच वाला रीजन हाइड्रोफोबिक हो। तो आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ बाइलेयर, वाइल हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड इन द इंटीरियर ऑफ द बाइलेयर। नहीं, ये नहीं होगा। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ बाइलेयर एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इज टुवर्ड द इंटीरियर। यस, ये करेक्ट है। ये बोल रहा है कि हाइड्रोफिलिक, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं उनमें हेड और टेल होता है। हेड वाले रीजन हाइड्रोफिलिक होते हैं और टेल वाला हाइड्रोफोबिक रहता है। तो हाइड्रोफोबिक में रीजन में हाइड्रोफोबिक चाहिए, हाइड्रोफिलिक में रीजन में हाइड्रोफिलिक। तो आउटसाइड में, आउटर की तरफ में हाइड्रोफिलिक और इंटीरियर की तरफ में हाइड्रोफोबिक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, सेल इंक्लूजन लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड और ऑक्सलेट क्रिस्टल फाउंड इन द प्लांट सेल अकर इन। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर और ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है वेसिकल्स में, जो सिंगल सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आ रही, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म। तो ऑर्गेनेल पूछ रहा है, तो फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम्स में हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। और क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इन दोनों जगह में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, यहाँ नहीं होगा, लाइसोसोम में डिग्रेडेशन होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ रहे हैं, फ्यू सेल एंड एसोसिएटेड एंटाइटीज आर लिस्टेड, विच ऑफ देम रिप्रेजेंट ए करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज रिलेटिव टू ईच अदर। ओके, सबसे छोटा कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन सेल, ह्यूमन की साइज तो और बड़ी होगी। ओके, एरिथ्रोसाइट एंड ई कोलाई, नहीं ये तो ऑर्डर ही गलत है। ई कोलाई तो बहुत छोटा है ह्यूमन की कंपैरिजन में, तो ये कैसे सबसे बड़ा होगा। ठीक है, प्रोटीन, वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरामीशियम। ठीक, प्रोटीन सबसे छोटा, वायरस उससे बड़ा, क्योंकि वायरस बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन में, तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होंगे, तो प्रोटीन से बड़ा हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, ये वायरस से भी बड़ा होगा। पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, या ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स, फिर असेंबली ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनेल और ऑर्गेनिज्म। सेकंड ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, कौन सा प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दिस इज एक्सेप्शन दैट दिस इज द ओनली ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, ऑर्गेनेल नहीं होता, गोल्जी बॉडी में नहीं होगा, तो नॉट पूछ रहा है, सी और डी ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल मेंशन बिलो हैव टू इंपोर्ट ऑल द प्रोटीन दे कंटेन, कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिनको सारा मटेरियल इंपोर्ट, ऑल द प्रोटीन हैव टू इंपोर्ट ऑल द प्रोटीन दे कंटेन, यानी उसमें उस ऑर्गेनेल में जो भी प्रोटीन है वो सब इंपोर्ट बाहर से आया है, तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स होंगे जो बाहर से आए हैं, तो लाइसोसोम इज द फाइनल डेस्टिनेशन, आंसर विल बी सेकेंड। जितने भी हाइड्रोलाइज एंजाइम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ ये जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स ये से होता हुआ लाइसोसोम में, तो आंसर होगा थर्ड सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे, इफ ए फ्लोस्टिंग प्रोटीन इज अटैच्ड टू मेनी फ्री राइबोसोम इन द सेल इज फोटोग्राफ्ड आफ्टर टाइम इंटरवल, द कलर विल अपीयर। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तो इन सब जगह पर ये क्या होगा? फ्लोरेसेंस आएगा। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, तो आ जाते हैं ऑप्शन साइटोप्लाज्म में, नहीं सिर्फ साइटोप्लाज्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्म ये सही है। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म एलोंग विद द रफ एंडोप्लाज्मिक एलोंग विद द न्यूक्लियस, यस। देखिए राइबोसोम जब बनता है तो वो न्यूक्लियस में भी जाता है, क्योंकि प्रोटीन साइटोप्लाज्म में है और आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटीन वापस न्यूक्लियस में जाता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और वहाँ न्यूक्लियर मैट्रिक्स में दोनों का असेंबली होता है, और फिर कंप्लीट राइबोसोम जिसमें प्रोटीन भी हो और आरएनए का असेंबली होकर वो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में आता है या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब यहाँ पर ये फ्लोरोसिन जो प्रोटीन है वो जो प्रोटीन राइबोसोम को डिटेक्ट कर रहा है, तो राइबोसोम न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो नहीं बोल रहा है, ये साइटोप्लाज्म along with the rough endoplasmic reticulum along the wall of nucleus and in matrix of mitochondria, तो वॉल में नहीं होगा, ये मैट्रिक्स में न्यूक्लियस का होगा। तो देखिए कितना फाइन यहाँ पर ये है डिफरेंस, ये along the wall of nucleus ये गलत हो गया, बाकी सही मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन कंपोनेंट प्रोटीन, तो ये होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट में जिससे बनता है लैमिनीन, ठीक है, लैमिन जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोटीन फिलामेंट ये साइटोस्केलेटन सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। नेक्स्ट आ रहे, विच प्रोसेस ऑफ सेल इंजेक्शन इज शोन इन डायग्राम बिलो, तो इंजेक्शन का मतलब बाहर से अंदर की तरफ आना, तो मैक्रोमोलिक्यूल है बाहर की तरफ, ये इस रिसेप्टर से बाइंड करके क्लेथरीन है, उसके बाद ये सीडोपोडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया और वो अंदर की तरफ आ गया, तो ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस तो नहीं है ऑप्शन, तो फाइगोसाइटोसिस यस। पिनोसाइटोसिस का मतलब है लिक्विड मटेरियल को लिया जाता है, यहाँ पर सॉलिड मटेरियल है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब अंदर से बाहर की तरफ। मैक्रोफाज इनगल्फिंग इन्फेक्शियस एजेंट, वहाँ पर इस तरह से क्लेथरीन का रोल नहीं, क्लेथरीन यहाँ पर जब भी बाइंड करता है बाहर से सॉलिड मटेरियल लाइक प्रोटीन को अंदर की तरफ लेता है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, phagocytosis. Anything which is foreign, solid in nature, coming from outside to inside is called phagocytosis. Next आ रहे हैं, correct arrangement of the following in increasing size is width of biological membrane, ये होता है 70 एंगस्ट्रॉम, diameter of E. coli DNA 20 एंगस्ट्रॉम,
तो ये होगा सबसे छोटा यहाँ पर सेकंड, तो सेकंड ये है। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पर ई कोलाई का लेंथ ये तो मैंने बताया हुआ है 4.6 इंटू 10⁶, और एक बेस पेयर के बीच में 0.34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस, तो ये तो वैल्यू मिलियन में होगा, तो इसका साइज तो बहुत बड़ा। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे छोटा डायमीटर ऑफ ई कोलाई। नेक्स्ट आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। देखिए सेल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जब इंक्रीज होता है तब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ग्रेटर द सेल वॉल्यूम मोर विल बी द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। ग्रेटर द सरफेस एरिया रैपिड विल बी द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रू है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मटेरियल ज़्यादा होगा, इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। ग्रेटर द सेल वॉल्यूम लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड, नहीं। ग्रेटर द सेल वॉल्यूम मोर, जितना बड़ा साइज होगा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल प्रोड्यूस होगा उनके अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत पूछ रहा है तो यही करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ आ जाते हैं, एज द सेल इंक्रीजेज इन साइज वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द सरफेस एरिया, नहीं। जैसे साइज बढ़ता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया भी बड़ा होता है फास्टर देन वॉल्यूम, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ रहे हैं, फ्रॉम वेरियस सेल प्रोसेसेस फॉलोइंग मॉलिक्यूल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ एक्टिविटी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो साइट ऑफ सिंथेसिस अलग है और साइट ऑफ एक्टिविटी अलग है, कौन सा वो? न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है तो इनका रोल कहाँ है? इनका रोल है डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर, और ये बनते कहाँ हैं? और साइटोप्लाज्म में, राइट। साइटोप्लाज्म में इनका सिंथेसिस होता है, तो ये तो साइट ऑफ एक्शन कहीं और बनना कहीं और, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं टीआरएनए। टीआरएनए न्यूक्लियस में ही बनते हैं और उनका रोल न्यूक्लियस में बनते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं, तो उल्टा है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो ये नहीं होगा, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस बोल रहा है। हिस्टोन साइटोप्लाज्म बनते हैं और ये जाते हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि वहाँ पर वे फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसोम, तो ये ट्रू है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीऑक्सीराइबोस बनता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद में जाता है, तो ये नहीं होगा आंसर, तो ये होगा फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन, यस। नेक्स्ट आर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी? मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय द सेल। देखिए मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल ये आयन है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये अगर डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लगेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब एनर्जी लगेगा। तो यहाँ तो ये मेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कह सकते कि डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय द सेल, यस, म्यूकस को सिक्रीट कराने के लिए अंदर से बाहर की तरफ एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल, नहीं, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द सेल, नहीं, इन दोनों प्रोसेस में नहीं होगा। नेक्स्ट आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड इज ट्रू? Plasmid is genetically indispensable for host cell in absence of selection pressure. Absence of selection, indispensable का मतलब है बहुत ज़्यादा important, तो ये important बहुत है होस्ट के लिए। इन एब्सेंस ऑफ सिलेक्शन प्रेशर नहीं, एब्सेंस ऑफ सिलेक्शन प्रेशर में तो ये प्लाज्मिड को रिलीज कर देंगे। प्लाज्मिड को किसी सेल के अंदर रखना तो उनको प्रेशर देना है, कुछ स्ट्रेस कंडीशन, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर अगर प्लाज्मिड के ऊपर है तो सेल अपने अंदर उस प्लाज्मिड को तभी तक रखेगा जब तक कि उसको मीडियम में एंटीबायोटिक है वहाँ पर, क्योंकि वो एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर सकता है प्लाज्मिड में रखे हुए जीन को की वजह से, तो सिलेक्शन प्रेशर रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया, एब्सेंस लिखा हुआ है। Some plasmid have the ability to transfer themselves physically from one cell to another cell. Yes, conjugation best example है। Plasmid are naked DNA molecule capable of survival outside the living cell. नहीं, outside the living cell कैसे survive होगा?
नहीं, DNA ये बाहर नहीं सर्वाइव सकता। प्लाज्मिड डू नॉट डिपेंड ऑन होस्ट एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर देयर रेप्लिकेशन, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये होस्ट के एंजाइमेटिक मशीनरी पे डिपेंड होता है फॉर देयर रेप्लिकेशन। DNA पॉलीमरेज जो चाहिए रेप्लिकेशन के लिए वो होस्ट के एंजाइम से आता है, तो ये ऑप्शन गलत है फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द सेल इज इन कंटिन्यूटी विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में कंटिन्यूटी किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये न्यूक्लियस है और उसके साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड। द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER रिजल्टिंग, तो compartmentalization of cytoplasm by the membrane of endoplasmic reticulum resulting increase the surface area available to the biochemical synthesis, providing a structural, ये सही है फर्स्ट ऑप्शन, providing a structural framework, नहीं, facilitating cell mobility, नहीं, maintaining the cell fluidity and cell dynamics, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि ये प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे यहाँ पर बायोकेमिकल सिंथेसिस प्रोसेस को, जैसे राइबोसोम यहाँ से स्वेट हो गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे पेरोक्सोसोम्स आर ऑफन नोटिस्ड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोर रिलेवेंट टू दिस एक्सप्लेनेशन। तो बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सोसोम बहुत क्लोज हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट यहाँ चाहिए जा रहा है, तो इस फंक्शन को रिलेवेंट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पेरोक्सोसोम्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फैटी एसिड डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी देन फ्यूल टू द सेलुलर रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक हम लोगों ने पढ़ा है ग्लाइक्सोसोम, ग्लाइक्सोलेट साइकिल, रेस्पिरेशन चैप्टर में क्लास 11th के। यहाँ पर फैटी एसिड से इस प्रोसेस में होता क्या है कि फैटी एसिड से ब्रेक डाउन करके एनर्जी लिया जाता है, ये प्लांट के केस में होता है। तो फैटी एसिड बेसिकली ब्रेक डाउन इनिशियली क्या होता है, ये ग्लाइक्सोलेट में साइकिल ग्लाइक्सोसोम्स में रहेंगे और वो पेरोक्सोसोम के पार्ट है। ग्लाइक्सोसोम इज बेसिकली क्या, स्पेशलाइज्ड पेरोक्सोसोम विच इज प्रेजेंट इन द सीड वेयर ऑयल इज स्टोर, तो वहाँ पर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो डिग्रेड कर जाते हैं और बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है और वहाँ पर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करके ATP का प्रोडक्शन करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया फ्रॉम 2013 टू 2019 फ्रॉम NSEB नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी, जो कि स्टेज फर्स्ट है बायोलॉजी ओलंपियाड का। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी किसी भी बायोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग KVPY, नीट और ओलंपियाड या इवन JNU बायोटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के वीडियो में बस यही था।